हेलो गाइस, नमस्कार। मैं हूं परमेश्वरी पैकरा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पैकरा एलएलबी में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक लेटेस्ट जजमेंट के बारे में जो कि दहेज प्रथा पर आधारित है। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हम आप लोगों के लिए नई नई वीडियोस लाते रहेंगे। अब आते हैं टॉपिक पर। तो अक्सर देखा गया है 498 के ज्यादातर मामले पत्नी के द्वारा पति को तंग करने के लिए, परेशान करने के लिए फाइल किया जाता है। ससुराल में यदि पति पत्नी की छोटी मोटी अनबन हो जाती है या बहस हो जाती है, झगड़े हो जाते हैं या पत्नी ससुराल में एडजस्ट नहीं कर पाती है, तो वो पति और उसके परिवार वालों को सबक सिखाने के लिए या उनसे बदला लेने के इरादे से आईपीसी 498 का गलत इस्तेमाल करती है। ऐसे में न केवल पति बल्कि उसके माता पिता, उसके भाई बहन व अन्य रिश्तेदारों पर भी केस कर दिया जाता है और उन्हें भी 498A के मामले में आरोपी बना करके ब्लैकमेल किया जाता है। आज हम ऐसे ही एक मामले के बारे में चर्चा करेंगे जिसमें पत्नी ने अपने पति के साथ साथ अपनी सास और अपने 2 देवरों पर झूठी 498A का अपराध दर्ज करा देती है। और जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पति के परिवार वालों को बहुत बड़ा रिलीफ दे देता है और ये भी डायरेक्शन देता है कि उन सभी पर 498A का केस खत्म कर दिया जाए, क्वेश कर दिया जाए। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि किस तरह से पत्नी के द्वारा ऐसे ऐसे आरोप पति और उसके परिवार वालों के खिलाफ लगाए गए हैं जिनकी संभावना ही नहीं थी, जो प्रैक्टिकल रूप से संभव ही नहीं थी। तो चलिए इस पर चर्चा करते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के 498A के रिगार्डिंग लेटेस्ट जजमेंट जो अभी 31 अगस्त 2023 को डिलीवर हुई है। इस केस में पति पत्नी की मैरिज सन 2007 में होती है। पति क्योंकि मुंबई में काम करता था इसलिए दोनों पति पत्नी शादी के बाद मुंबई में रहने लगता है। यहाँ मैं आपको क्लियर बता देती हूँ कि पति के माता पिता अर्थात पत्नी के सास ससुर मध्य प्रदेश में रहते थे और पत्नी केवल फेस्टिवल पर उनसे मिलने जाती थी। ऐसे में पत्नी केवल 3-4 बार ही उनसे मिलने गई थी। इसके बाद सन 2009 में पत्नी अपनी ससुराल जो कि मुंबई में था उसे छोड़कर अपने पेरेंट्स के पास चली जाती है। इधर जब माता पिता को पति पत्नी के झगड़ा या मनमुटाव के बारे में पता चलता है तो उस समय सास के द्वारा मध्य प्रदेश पुलिस स्टेशन में एक रिप्रेजेंटेशन दी जाती कि सास को डर है कि उनके खिलाफ झूठा दहेज के अत्याचार करने का आरोप न लगा दे। जब पति को बिल्कुल यकीन हो जाता है कि अब वह अपनी पत्नी के साथ नहीं रह सकता है तो ऐसे में वह सन 2013 में डिवोर्स लेने का मन बना लेता है। और जैसे ही पत्नी को इस बात का पता चलता है कि उसका पति डिवोर्स केस का फाइल करने वाला है तो ऐसे में पत्नी उससे पहले ही अपने पति और उसके परिवार वालों के खिलाफ 498A का मामला दर्ज कर देती है और केस में पति, सास और दोनों भाई अर्थात उनके देवरों को आरोपी बना देती है। इसके बाद सास और दोनों भाई कोर्ट से एंटीसिपेटरी बेल ली जाती है और बाद में तीनों के द्वारा मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के सामने 498A के FIR को रद्द करने के लिए, खत्म करने के लिए क्वेश पिटीशन फाइल की जाती है। जब हाई कोर्ट में क्वेश पिटीशन पेंडिंग थी उस दौरान पुलिस इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके चार्जशीट फाइल कर दी जाती है। ऐसे में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा क्वेश पिटीशन को डिसमिस कर दिया जाता है। इसके बाद तीनों अर्थात सास और दोनों भाई हाई कोर्ट के आर्डर को माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने चैलेंज किया जाता है। इस केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पत्नी की कंप्लेंट और उसके बयानों में बहुत ही ज्यादा अंतर, इनकंसिस्टेंसी और डिस्क्रिपेंसीज को नोटिस किया गया। ये वो डिस्क्रिप्शन है जो कॉन्ट्रडिक्शन है जो कि आपने भी अपनी पत्नी के तरफ से 498 के केस में नोट करनी है। इस केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह ऑब्जर्व किया गया कि पत्नी ने जो एलिगेशन लगाया गया है कि पत्नी ने यह एलिगेशन लगाया था कि उसकी सारी ज्वेलरी उसकी सास और उसके देवर अभिषेक के द्वारा यह कह करके ले ली गई थी कि वह उस ज्वेलरी को अपने पास सेफ कस्टडी में रखे, जबकि फैमिली कोर्ट में पत्नी ने अपने बयानों में बिल्कुल ही डिफरेंट बयान दिया था। वहां उसका कहना था कि उसका सारा स्त्री धन और ज्वेलरी उसके पति निमिष के पास है और वो उसे बार बार मांगने पर नहीं दे रहा। पत्नी ने अपने क्रॉस एग्जामिनेशन में यह भी एडमिट किया है कि वह अपने देवर के खिलाफ हाई कोर्ट में कंप्लेंट भी फाइल की है। इस केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक मेजर पॉइंट और भी नोट किया है जो आपको भी नोट करनी है कि पत्नी के घर छोड़कर जाने के बाद और पत्नी के द्वारा जब FIR दर्ज कराई जाती है तो उसका कितना गैप है, कितने समय का है, कितने महीनों का है,
कितने सालों का है। इस केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया और पत्नी ने भी एडमिट किया कि उसने अपना ससुराल सन 2009 में छोड़ दिया था, चाहे कारण कोई भी हो। लेकिन उसने जो कंप्लेन की थी, FIR की थी, वो सन 2013 में की थी। इस केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज और भी ऑब्जर्व की है, जो कि आपको भी करनी है, कि पत्नी के सास अर्थात पति के माता पिता और उनके दोनों भाई के साथ कितना इंटरेक्शन है, पत्नी कितनी उनको विजिट करती है। इस केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है कि पत्नी अपने सास और देवरों के प्रति बहुत कम इंटरेक्शन, केवल फेस्टिवल सीजन में ही वो जाती थी, अर्थात केवल 3-4 बार ही वो उनसे मिलने गई थी। इसके बाद जो चीज आपको ऑब्जर्व करनी है वो है पत्नी के द्वारा क्या स्पेसिफिक एलिगेशन लगाए गए हैं, और जिस व्यक्ति के ऊपर स्पेसिफिक एलिगेशन लगाए गए हैं क्या वो मैट्रिमोनियल होम में रहता था या वो उनसे अलग रहता था। इस केस में दूसरा भाई जिसका नाम सौरभ था वो एक आर्किटेक्ट था और 2007 से ही वो दिल्ली में रहता था और उसके खिलाफ कोई स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं लगाया गया था। पत्नी ने केवल जनरल एलिगेशन लगाए थे कि देवरों के द्वारा उसे दहेज के लिए फिजिकली और मेंटली टॉर्चर किया जाता है। किसी भी तरह का कोई इंसिडेंट या स्पेसिफिक डेट मेंशन नहीं की। इसी तरह से उसका दूसरा देवर था जिसका नाम अभिषेक था, वो उनके शादी के 6-7 महीने के बाद ही जुडिशियल ऑफिसर अपॉइंट हुआ और उसका भी अपने भाई और उसकी पत्नी से बहुत ज्यादा ही इंटरेक्शन नहीं था। इसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो पॉइंट बताया उसको आपको याद रखना कि क्या पत्नी ने जो एलिगेशन लगाए हैं वो प्रैक्टिकल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, बहुत ज्यादा इम्प्रोबेबल है। अगर ऐसा है तो ऐसे पॉइंट आपने भी अपने 498A के केस में जरूर उठाएंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि पत्नी ने यहाँ तक के ऐसे एलिगेशन लगाए हैं कि जब उसके देवर अभिषेक की शादी की बात हुई थी उस टाइम पर अभिषेक ने पत्नी को या उसके पेरेंट्स को कार देने के लिए या कैश देने के लिए डिमांड की थी, अर्थात दहेज की डिमांड की थी। ऐसे में माननीय सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि एक देवर अपनी मैरिज के लिए अपनी भाभी पर पैसे देने के लिए या कार देने के लिए प्रेशर क्यों बनाएगी। ये बात कुछ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं लग रही है, जो कि हजम होने से बाहर है। और पत्नी के द्वारा देवर अभिषेक के खिलाफ हाई कोर्ट में कई बड़ी कंप्लेंट भी की, जिससे पता लगता है कि पत्नी अपने देवर अभिषेक के प्रति बदले की भावना रखती है। इसी तरह पत्नी का अपनी सास के ऊपर ये आरोप था कि पत्नी जब भी मैक्सी पहनती है तो सास उसे मना करती है कि मैक्सी क्यों पहनती है, यह मैक्सी नहीं पहननी चाहिए। और इसे भी पत्नी ने 498A के केस में एलिगेशन बनाया कि ये उस पर एक तरह से मेंटल क्रूएलिटी है। इस पर भी माननीय सुप्रीम कोर्ट का यही कहना था कि इस तरह के एलिगेशन किसी भी तरह से 498A के केस में क्रूएलिटी या अत्याचार में नहीं आता है। अंत में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को समाप्त कर दिया। माननीय सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि पत्नी के द्वारा जो भी एलिगेशन अपने सास और देवरों के खिलाफ लगाए गए थे वह बहुत ही जनरल थी और किसी भी तरह से कोई स्पेसिफिक इंसिडेंट मेंशन नहीं किया गया। जो भी आरोप थे वे अत्याचार को पूरा ही नहीं करते और या फिर ऐसे आरोप थे जो कि बिल्कुल ही असंभव थी, समझ से परे थे। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो बताया है वो ये था कि पत्नी ससुराल को सन 2009 में छोड़कर चली गई थी, लेकिन उसके बाद पत्नी ने किसी भी तरह का कोई कंप्लेंट फाइल नहीं की थी। उसने 4-5 सालों के बाद सन 2013 में 498A का कंप्लेंट फाइल की थी। इससे पता लगता है कि पत्नी की रियल में क्या इंटेंशन थी, क्या मोटिव थी। और मोटिव ये था कि पति और उसके परिवार वालों को किसी तरह से 498A के केस में फंसाकर उनसे बदला लेना है, उन्हें हरास करना है। इन सभी बातों को देखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 498A के केस को खत्म कर दिया, खारिज कर दिया और अपीलेट्स की क्वेशिंग पिटीशन को अलाउ कर दिया। तो आप यदि इन बातों को ध्यान में रखेंगे तो आप बिल्कुल ही 498A के केस से बच सकेंगे, उससे बाहर आ सकते हैं। इस जजमेंट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जिसे डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट के अनुसार यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 498A पर आधारित जो गाइडलाइंस जारी की है उसके बारे में मैं आप लोगों को बता दी हूँ। तो प्लीज़ मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए नई नई वीडियोस लाते रहूँगी। नमस्कार।